हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी, जिससे कि मुझे यकीन है कि आपको इस चैप्टर के लिए कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, फिर व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। उसके बाद हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स विच इंक्लूड्स अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग, ट्रांसपेरेंसी, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी। और सबसे आखिरी में जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो मैं कवर करूंगी एक सेपरेट वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। स्टूडेंट्स, हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि चेयर है, टेबल है, पिलो है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, टॉयज हैं, ऐसे कर करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट कलर भी होता है और उसका यूज भी डिफरेंट होता है। इसी तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से भी बने हुए हैं। कोई बना हुआ है ग्लास से, तो कोई बना है वुड से, कोई मेटल से, प्लास्टिक से, कोई कॉटन से बना है, कोई पेपर से बना है। ऐसे कर करके सारे ऑब्जेक्ट, सारी चीजें किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई हैं। अब आपकी बुक में ये टेबल 4.1 गिवन है। इसमें ये गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट कितने अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। जैसे कि प्लेट यानी थाली, वो बन सकती है स्टील से भी, ग्लास से भी और प्लास्टिक से भी। इसी तरह से पेन भी बन सकता है प्लास्टिक से या फिर मेटल से भी। फिर टेबल 4.2 गिवन है, ये बताती है कि एक मटेरियल से कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। जैसे कि पहला मटेरियल गिवन है वुड। वुड से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, प्लॉ, बुलक कार्ट के व्हील्स, ये सभी आइटम्स बन सकती हैं वुड से। फिर मटेरियल गिवन है पेपर। पेपर से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज, कैलेंडर्स एटसेट्रा। फिर हमें मटेरियल गिवन है लेदर, प्लास्टिक्स, कॉटन। इन सब से भी बहुत अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। आप देखिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और सोचिए कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं इन सभी मटेरियल से। तो यहाँ पे हमने मटेरियल के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करा है। पर हम ऐसा क्यों करते हैं? आपने घर में भी देखा है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि एक शेल्फ में अगर वो मेडिसिन का शेल्फ है तो हम सारी मेडिसिन ही रखते हैं, बुक्स के शेल्फ में सिर्फ बुक्स ही रखते हैं। Why do we do this? Why do we need to group materials? यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। In everyday life, we group materials for our convenience. हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि घर में हम बुक्स के शेल्फ में सिर्फ बुक्स ही रखते हैं, तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं? जिससे कि हम उनको आसानी से ढूंढ सकें। हमें पता है कि अगर हमें बुक्स ढूंढनी है तो हमें इसी शेल्फ में देखना है, हमें कहीं और नहीं देखना। Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other place. इसी तरह से अगर आप कभी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो आपको दिखता है कि वहां पे सारे बिस्किट्स एक शेल्फ में होंगे, सारी नमकीन एक शेल्फ में होंगी, सारे सोप्स एक जगह होंगे, सारे शैम्पूस एक जगह होंगे। वो किस लिए ऐसा करता है? जिससे कि
उसे ढूंढने में आसानी हो। ये अरेंजमेंट हेल्प करता है चीजों को लोकेट करने में। ये तो स्टूडेंट्स बात हो गई चीजों को ढूंढने की। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स बनाने की, जब कोई चीज हमें बनानी होती है तो हम मटेरियल्स पिक करते हैं। हमारे पास मटेरियल्स भी ग्रुप्ड हैं। हम मटेरियल्स को सिलेक्ट करते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और वो सिलेक्शन कैसे होती है? उसकी प्रॉपर्टीज से। मटेरियल की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो हमें बताती हैं कि उस मटेरियल से क्या क्या चीजें बन सकती हैं। तो यही है हमारा अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। वो क्या क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट इज अपीयरेंस और लस्टर, नेक्स्ट हार्डनेस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फ्लोटिंग और सिंकिंग, डक्टिलिटी एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। आइए ये सारी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके अच्छे से सीखते हैं। पहली प्रॉपर्टी मटेरियल्स की है अपीयरेंस। तो पहली प्रॉपर्टी मटेरियल्स की है अपीयरेंस या लस्टर। स्टूडेंट्स, लस्टर क्या होता है? लस्टर मीन्स शाइन। कुछ सब्सटेंसेस शाइन करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस शाइन नहीं करते, राइट? जैसे कि आपने घर में अपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी शाइन करती है। वो शाइन क्यों करती है? क्योंकि वो गोल्ड से बनी हुई है। जो गोल्ड मटेरियल है वो लस्ट्रस मटेरियल कहलाता है क्योंकि वो शाइन करता है। इसी तरह से ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो शाइन नहीं करते, जैसे कि वुड। तो वुड कहलाता है नॉन लस्ट्रस मटेरियल। Have you ever noticed a shine or luster in many materials? क्या आपने कभी शाइन और लस्टर देखा है मटेरियल्स में? मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करा है अभी। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई है हमें कि लस्टर मीन्स शाइन। Materials that have such luster are usually metals. Normally मेटल्स ही होते हैं ऐसे मटेरियल जिनमें लस्टर होती है। और मेटल्स के क्या एग्जांपल्स हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ऐसे ये मेटल्स हैं जो लस्ट्रस मेटल्स हैं, ये यानी इनमें शाइन होती है। तो स्टूडेंट्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने नोटिस करा होगा कि अगर आपके घर में कोई शाइनी मटेरियल है, जैसे कि आप गोल्ड का ही एग्जांपल ले लिए, जब आप नया नया लाते हैं तो वो काफी शाइन करता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी शाइन डल होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? हवा की वजह से है और मॉइस्चर यानी नमी की वजह से। इन दोनों वजह से जो मटेरियल की शाइनीनेस होती है वो डल होनी शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस और लस्टर हमें हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि हम इस मटेरियल से क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये मटेरियल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब मटेरियल्स की दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. This is called hardness of material. तो स्टूडेंट्स, हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस ऑफ मटेरियल क्या होती है? अगर आप दो मटेरियल्स को अपने हैंड में लें तो हो सकता है कि एक को तो आप बहुत आसानी से दबा सकें और दूसरे को आप नहीं दबा पाएं। जैसे कि अगर एक हैंड में आप वुड है और एक में कॉटन है, तो वुड को तो आप कंप्रेस नहीं कर सकते, पर कॉटन को आप इजीली कंप्रेस कर देंगे। तो इसे कहा जाता है हार्डनेस ऑफ मटेरियल। और इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं। एक होता है हार्ड मटेरियल और एक होता है सॉफ्ट मटेरियल। आइए इन दोनों टाइप ऑफ मटेरियल्स को अच्छे से समझते हैं। तो पहला है हार्ड मटेरियल। मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और चेंज शेप आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स जिनको दबाना भी मुश्किल हो और उनकी शेप भी चेंज करनी मुश्किल हो, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है हार्ड मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल से क्या बनता है? दे आर यूज्ड टू मेक
machines, vehicles and furniture. ऐसे मटेरियल से हम ऐसी चीजें बनाते हैं जिनको मजबूती चाहिए हो, क्योंकि ये मजबूत मटेरियल होता है, ये आसानी से टूटता नहीं है। हार्ड मटेरियल के एग्जाम्पल्स क्या हैं? आयरन, कॉपर, वुड, डायमंड, ये सारे हार्ड मटेरियल्स हैं बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और इट्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। अब सॉफ्ट मटेरियल क्या होता है? मटेरियल्स विच आर इजी टू कंप्रेस और चेंज शेप आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। मटेरियल्स जिनको आसानी से दबाया जा सके या उनकी शेप आसानी से चेंज करी जा सके, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है सॉफ्ट मटेरियल्स। और ये किस चीज के लिए यूज होते हैं ऐसे मटेरियल्स? क्लोथ्स बनाने के लिए, कर्टेन्स बनाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए सॉफ्ट मटेरियल्स यूज करने होते हैं। और सॉफ्ट मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं कॉटन, स्पॉन्ज, वूल। ये सारी मटेरियल्स यूज होते हैं कपड़े बनाने के लिए, कर्टेन्स बनाने के लिए, बेडशीट्स बनाने के लिए। तो ये थे दो टाइप ऑफ मटेरियल्स, हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल, और ये थी हमारी प्रॉपर्टी हार्डनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब डिसॉल्व होना। Substances like salt and sugar completely dissolve in water. Substances जैसे salt, नमक और चीनी, ये दोनों चीजें जब अगर आप पानी में इनको घोलेंगे तो ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसे substances को हम कहते हैं that they are soluble in water. तो sugar and salt are soluble in water. पर अगर आप substances जैसे कि sand, मिट्टी, chalk एंड सॉडस्ट, अगर इन्हें आप पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो ये डिसॉल्व नहीं होते। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनसॉल्युबल। सो दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब आपकी बुक में टेबल 4.4 गिवन है। यहाँ पे एक तरफ हमें ये लिक्विड्स गिवन है और हमें ये बताना है कि क्या वो सॉल्युबल हैं, क्या वो पानी में मिक्स होते हैं या नहीं। तो पहला है विनेगर। क्या विनेगर पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है? यस, इट इज सॉल्युबल, इट मिक्सेस वेल इन वाटर। नेक्स्ट इज लेमन जूस, नींबू का रस। क्या ये पानी में घुलता है? हाँ, बिल्कुल घुलता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप शिकंजी बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, जब आप इसको नोटिस करिए कि ये पानी में घुल जाता है। नेक्स्ट इज मस्टर्ड ऑयल। क्या ये मिक्स होता है पानी में? कभी भी किसी भी ऑयल को अगर आप पानी में घोलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे वो पानी में मिक्स नहीं होता। चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो और चाहे वो केरोसिन हो, इनमें से कोई भी पानी में मिक्स नहीं होता। तो ये तीनों सॉल्युबल नहीं है। Now, some gases are also soluble in water, whereas some are not. कुछ गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, पर कुछ ऐसी भी गैसेस हैं जो डिसॉल्व नहीं होती। Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. जो पानी होता है उसमें छोटी छोटी क्वांटिटीज में कुछ गैसेस डिसॉल्व हुई होती हैं। कैसे? कौन सी हैं ऐसी गैसेस? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर and is very important for the survival of animals and plants that live in water. इसका मतलब ऑक्सीजन गैस पानी में डिसॉल्व होती है और ये बहुत ही जरूरी है एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। जो एनिमल्स और प्लांट्स पानी में रहते हैं, पानी में ही ग्रो होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन गैस विच गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, solubility. Now let's learn about floating or sinking property of materials.
Some objects float in water while others sink in it. कुछ ऑब्जेक्ट तो पानी पे फ्लोट करते हैं पर कुछ ऑब्जेक्ट उसमें डूब जाते हैं। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं? देखते हैं। प्लास्टिक, ड्राइड लीव्स, वुड, आइस, ये सभी ऑब्जेक्ट्स अगर आप पानी में इन्हें डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये पानी में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। प्लास्टिक की कोई चीज, सूखी पत्तियां या वुड की। इसी तरह से ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी में डालने से नीचे डूब जाएंगे? आयरन कीज, मेटल कॉइन्स, स्टोन्स। इनमें से आप कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डालेंगे तो देखिए जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, वो नीचे पानी में डूब जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार देख पाना। सो द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार देखा जा सके उन मटेरियल्स को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। और क्या होते हैं ऐसे मटेरियल्स? कौन से होते हैं? जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक्स। ऐसे मटेरियल्स होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे कि आप ये पिक्चर को देखिए, यहाँ पे ये जितने जार्स हैं ये सब ट्रांसपेरेंट हैं। आपने शॉपकीपर्स को देखा होगा कि वो नॉर्मली अपनी दुकान पर बिस्किट्स, स्वीट्स, ये सब ट्रांसपेरेंट जार्स में रखते हैं जिससे कि कस्टमर्स उनको आसानी से देख पाए और उन्हें खरीदें। इसी तरह से आपने अपने घर में अगर नोटिस करा हो तो आपकी मदर भी बहुत सारे ट्रांसपेरेंट जार्स में किचन का सामान स्टोर करती हैं, जैसे कि पल्सेस, राजमा, ये सब चीजें, जिससे कि वो आसानी से उन्हें देख पाए और उनको यूज कर पाए। तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। The materials through which things cannot be seen are called opaque materials. अभी हमने पढ़े ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, अब ये हैं ओपेक मटेरियल्स। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता। Examples of such materials are wood, cardboard, metals. इन सभी के आर पार देखना पॉसिबल नहीं है, तो इन्हें कहा जाता है ओपेक मटेरियल्स। अब तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार देखा तो जा सकता है पर क्लियरली नहीं देख सकते, वो टोटली ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सच मटेरियल्स, फ्रॉस्टेड ग्लास, ये नॉर्मली बाथरूम्स में यूज होते हैं। फिर है बटर पेपर, ये आपने शायद कुकिंग में, बेकिंग के टाइम पे अपनी मदर को यूज करते हुए देखा हो। नेक्स्ट इज ऑयल्ड पेपर, अगर हम कोई पेपर लें और उसके ऊपर ऑयल लगा दें तो उसको कहा जाता है ऑयल्ड पेपर। अब बटर पेपर और ऑयल पेपर के लिए मैं एक एक्टिविटी आपको करके दिखाती हूँ। एक ये की ले ली है मैंने और ये कि मैंने पेपर ले लिया है, इस पे थोड़ा सा बटर लगा दिया है या ऑयल लगा दिया है सारे पेपर पे। अब अगर इस की को आप इस पेपर के पीछे लेके जाएंगे तो देखिए आपको की तो दिख रही है पर वो क्लियरली नहीं दिख रही। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ये जो पेपर है ये ट्रांसलूसेंट है, इसके हमें आर पार कुछ दिखाई तो दे रहा है पर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। यही एक्सपेरिमेंट, यही एक्टिविटी आप एक बटर पेपर के साथ भी कर सकते हैं। Now our next property of material is ductility. तो ductility क्या होती है? The material is ductile if it can be bent or its shape can be changed without breaking it. किसी मटेरियल को डक्टाइल जब कहा जाता है जब वो बेंड हो पाए या उसकी शेप चेंज हो पाए बिना उस मटेरियल को तोड़े हुए, ब्रेक करे हुए। तो ऐसा डक्टाइल मटेरियल कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड
टू मेक वायर्स एंड ज्वेलरी। जैसे कि ज्वेलरी में हम किस चीज से बनाते हैं ज्वेलरी? नॉर्मली ज्वेलरी बनती है गोल्ड से, सिल्वर से, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये डक्टाइल मटेरियल है। इन्हें हम बेंड कर सकते हैं, इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग इट। ऐसे ही आपने अगर इलेक्ट्रिक वायर्स देखी हैं तो वो यूजुअली बनती हैं कॉपर से, कॉपर वायर, क्योंकि कॉपर की भी यही प्रॉपर्टी होती है, वो भी एक ऐसा ही मटेरियल है जिसे आसानी से बेंड करा जा सकता है, उसकी शेप को वायर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग कॉपर। तो ये होती है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। अब लास्ट प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी। The material is malleable if it can be beaten and pressed into sheets and foils. किसी भी मटेरियल को malleable जब कहा जाता है जब उसे पीट कर और प्रेस कर कर शीट्स और फॉइल्स बनाई जा सके। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो ये गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और इसे पीट कर हैमर से ये शीट, ऐसी पतली सी शीट बना दी है। So examples of malleable materials are gold and silver. ये दोनों ही most malleable materials माने जाते हैं। Students, आपने स्वीट्स तो देखी होंगी, जब आप मार्केट से मिठाई खरीद के लाते हैं तो उनपे बहुत बारी चांदी का वर्क चढ़ा होता है। तो वो वर्क कैसे बनता है? वो ऐसे ही बनता है, यही प्रॉपर्टी यूज होती है सिल्वर पर। सिल्वर का छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसे पीट कर एक बड़ी पतली सी शीट बना दी जाती है। तो ये होती है मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स।